यस, वी आर लाइव। चलिए भाई, पहले तो वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही, क्विकली बता दो जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, एक बार वॉइस कंफर्म कर दीजिए। चलिए भाई, अजय, चलिए आवाज आ रही तो एक चीज और कंफर्म कर दो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एमएस वर्ड चल रहा है, और एमएस वर्ड में हम समथिंग समथिंग फाइल टैब कंप्लीट कर लिया, होम टैब कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक साथ दो टैब के बारे में समझने वाले हैं। कौन कौन से? इंसर्ट एंड डिजाइन। और अच्छी बात यह है कि जितना हम पढ़ रहे हैं उस आधार पर हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मतलब जितना आपने पढ़ा उसका क्वेश्चन सेट भी आपके पास अवेलेबल है, और उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, दोनों काम। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एमएस वर्ड में किस टैब पर पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप एमएस वर्ड में नहीं हैं तो आप किस लेक्चर नंबर पर हैं आप वो बता दीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 25, जिसमें एमएस वर्ड इंसर्ट, एमएस वर्ड का इंसर्ट एंड डिजाइन टैब, दो टैब हमने एक साथ लिए हैं। वैसे तो डिजाइन टैब लेआउट टैब के साथ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि डिजाइन अगर आप वर्जन के हिसाब से देखोगे तो 2007 में डिजाइन और लेआउट टैब दोनों को मिला के हमारा बना था पेज लेआउट टैब। बट मैंने लेआउट टैब को सेपरेट कर रखा है क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट लगती हैं डिजाइन टैब को पढ़ने में, तो क्यों ना इसी के साथ ही फिनिश कर लें। अच्छा, ठीक है, होम टैब कंप्लीट हो चुका है, यानी आप मेरे साथ चल रहे हैं भाई, आप मेरे साथ चल रहे हैं, इंसर्ट टैब पर हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि जितना अभी तक हुआ है आपका कुछ भी मिस नहीं है, बिल्कुल आप समय से जैसे क्लास चलती है सेम उसी मेथड में चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और मेमोरी लेक्चर कंप्लीट नहीं है। अच्छा, मेमोरी लेक्चर कंप्लीट, देखो अगर इससे पहले आपके जो भी लेक्चर छूट गए हैं तो आप कुछ मत करो। अभी हम जैसे ही एमएस ऑफिस हमारा कंप्लीट होगा, लगभग 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां से हर एक टॉपिक को हम अगेन रिपीट करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर रिवाइज हो जाएगा। बट मैंने आपसे बोला था कि एमएस ऑफिस को लाइव में पढ़ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर लाइव के बाद आप पढ़ते हैं तो इससे कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, जिनका एमसीक्यू बचा हुआ है वो एमसीक्यू कर लेना, और इंसर्ट और डिजाइन टैब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आपको होम टैब के प्रोवाइड किए थे वैसे ही हमने आपके बैच में अपलोड कर दिए हैं। आपने होम टैब जैसे एक्सेस किया था वैसे ही आप इंसर्ट और डिजाइन टैब यानी आज के जो टैब्स है ना, इसके एमसीक्यू आज की इस क्लास के बाद लगाओगे, और सॉल्यूशन आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास में जो हमने टाइम एमसीक्यू का डिसाइड किया है उसी पर हम करेंगे। ठीक है, बाकी किसी को अगर कोई पर्सनली डाउट है, किसी को एमसीक्यू नहीं मिल रहा है, जो भी नहीं मिल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, नंबर आप सभी के पास। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट, बाकी किसी का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम करते हैं सेशन की शुरुआत। चलिए भाई, तो सेशन की शुरुआत में सबसे पहले हम उसी पोर्शन से आते हैं जहां से हमने छोड़ा था प्रीवियस सेशन में। ठीक है, चलिए, तो क्या है भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब टैब की बात आती है, ठीक है ना, जब हम टैब का नाम लेते हैं तो टैब का नाम लेते ही हमारे माइंड में, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है सर, रिबन में तीन चीज हैं,
टैब है तो आपका माइंड बोलना चाहिए सर ग्रुप कौन कौन से। अगर मैंने ग्रुप ग्रुप बोला तो आपका माइंड बोलना चाहिए कि सर कमांड कौन कौन सी है। तो इंसर्ट टैब, अब इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। चलिए अगर आप ग्रुप देखोगे तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा है सर, पेजेस है, ठीक है ना। ये लेफ्ट राइट और फर्स्ट पे ऐसे ग्रुप भी एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि मोस्ट अपने लेफ्ट में इंसर्ट टैब में कौन सा ग्रुप आता है, तो आप कौन सा बताओगे, पेजेस। सर दूसरा कौन सा है, टेबल्स। टेबल्स के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद इलस्ट्रेशन, उसके बाद हमारे पास लिंक्स, कौन सा है, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेस्ट, और लास्ट वन इज द सिंबल्स। ये वो ग्रुप हैं जो इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब ग्रुप का नाम याद हो गया, फिर से पढ़ देता हूं, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेस्ट और सिंबल्स। बीच बीच में आपको और भी नजर आए लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। और आपके पास अगर कोई अदर वर्जन है तो हो सकता है अप एंड डाउन अवेलेबल हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस में यही ग्रुप आपको हर एक उसमें मिलेंगे आपके ग्रुप वर्जन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही कमांड ग्रुप से जिसका नाम है पेजेस। अब ग्रुप का नाम सुना तो आपके माइंड में कमांड आनी चाहिए। अब पूछा जाए कि पेजेस में कितनी कमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए कि सर ये कमांड होती हैं, मतलब नंबर ऑफ कमांड बता दीजिए, 2 3 4 5 6 कितनी कमांड दिख रही हैं। चलिए मैं सबका नाम पढ़ देता हूं। पहली कमांड है जिसका नाम क्या है सर, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। काफी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं और जो आपने हमें नोट्स प्रोवाइड किए उसमें कम ज्यादा है, तो वही वो तो होता है हर बार का ये मतलब प्लान रहता है मेरा कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट में या क्लास में कुछ ऐड ऑन करके आऊं, क्योंकि जब तक मैं क्लास में ऐड ऑन करके नहीं आता तो मुझे अपने आप में फीलिंग आती कि मैं वो नया सेशन नहीं ले रहा हूं, इससे अच्छा मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूं। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती है मेरी अपनी मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से। बट जो चीज आपको पीडीएफ में नहीं मिल रही है तो हर चीज को पीडीएफ में नहीं डाला जा सकता, इसीलिए आपको जो चीज मिसिंग लग रही है, काफी स्टूडेंट के मैसेज आए थे मुझे मेरे पास, तो आप क्या करिए, आप उस चीज को लिख लीजिए उसमें, ठीक है ना। लिख लोगे तो सही रहे, जो भी लगे। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखा, देखो भाई जो पूछा जाता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो, क्योंकि नहीं बताओगे तो आपकी कनेक्टिविटी मेरे साथ नहीं बनेगी, और कनेक्टिविटी नहीं बनी तो फिर सही मतलब समझ में नहीं आएगा। हाँ, आपका जो भी रहे, देखो ओपन नहीं हो रहा अभी, क्लास पे ध्यान दो, बैच वगैरह जो कुछ है उसका इशू हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी क्लास से रिलेटेड कमेंट करो प्लीज, जो भी इशू है वो आप बाद में बताना। हाँ, टॉपिक में कोई इशू है तो आप कमेंट। चलिए अब हम तीनों कमांड को एक्सप्लेन करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिकल भी करेंगे, दोनों काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहली कमांड क्या है, कवर पेज। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर इंसर्ट में अगर ये कमांड आती है तो एक बात तो हमें क्लियर है कि डॉक्यूमेंट मतलब पेज इंसर्ट होगा, यानी इंसर्ट में जितने भी कमांड है उनकी मदद से हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई चीज ऐड ऑन होगी, इंसर्ट होगी। ये बात तो आपको टैब का नाम सुनते ही क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर पेजेस है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट कि हमारे डॉक्यूमेंट में पेज इंसर्ट होगा। ये बात तो आपको ओवरऑल समझ में आ गई होगी। यानी इंसर्ट में जो भी कमांड है उन कमांड का यूज हम इंसर्ट करने के लिए करेंगे। अगर पेजेस ग्रुप है उसमें पेज कमांड है, जैसे कवर पेज है तो कवर पेज ऐड होगा, ब्लैंक पेज है तो ब्लैंक पेज ऐड होगा, पेज ब्रेक है तो पेज ब्रेक होगा, मतलब ऐड ऑन होगा। ये बात कंफर्म हो गई होगी। अब अगर तीनों को हम ध्यान से समझें
तो कवर पेज यानी आपने पढ़ा होगा कवर पेज, जैसे आपकी बुक है, कवर पेज क्या होता है सर? फ्रंट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी हमारे डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज है ना, उससे ही हम कवर पेज बोल सकते हैं। यानी अगर आप पेजेस में जाकर कवर पेज इंसर्ट करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में पहले नंबर पर आपका पेज इंसर्ट होगा, क्योंकि कवर है तो कवर पेज फ्रंट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। तो स्टार्टिंग जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट में सपोज दैट अभी जैसे आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं और आप पेज नंबर 5 पर है, ध्यान से सुनना, आपका कर्सर पेज नंबर 5 पर है। अगर आपने कवर पेज इंसर्ट किया, अगर आपने कवर पेज इंसर्ट किया तो ये पेज नंबर 11 हो जाएंगे और पेज जहां पे इंसर्ट होगा वो फर्स्ट पेज पर होगा। यानी आपका कर्सर कहीं पर भी हो लेकिन पेज स्टार्टिंग में इंसर्ट होगा कवर पेज कमांड से, नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम आती है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में। अब ब्लैंक पेज पेज ब्रेक, देखो ब्लैंक पेज से नया मतलब खाली पेज आएगा, यानी आपका कर्सर का जो पोजीशन है ना वहां से आपकी अगली पोजीशन पर या फिर आपके कर्सर की जो पोजीशन है वहां से एक नया और खाली पेज इंसर्ट होगा। पेज ब्रेक से क्या होता है? आपका पेज ब्रेक मतलब पेज ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी जहां पर आपका कर्सर का पोजीशन है वहां से कंटेंट आपके अगले पेज पर चला जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों में डिफरेंस समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलिए तो दोनों में डिफरेंस के लिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पर आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल बेसिस पे कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। जैसे सपोज दैट आपका ये पेज है, सपोज दैट आपके डॉक्यूमेंट में ये पेज है, ध्यान से सुना, आपके पेज में डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर आपने कंटेंट लिख रखा है, आपने कंटेंट लिख रखा है, ठीक है, और आपका कर्सर का पोजीशन अगर यहाँ पर है, ठीक है ना, आपकी कर्सर का पोजीशन यहाँ पर है। अगर आपने ब्लैंक पेज किया, अगर आपने ब्लैंक पेज किया तो यहाँ पर एक नया पेज खाली इंसर्ट होगा और यहां से यानी कर्सर का पोजीशन का ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट है आपके अगले पेज पर चला जाएगा, यानी पेज इंसर्ट होगा लेकिन वो खाली आएगा। यही अगर आप पेज ब्रेक करते हैं तो पेज ब्रेक में क्या होगा कि आपने पेज ब्रेक किया, कहां से किया है? आपने पेज ब्रेक यहां से किया है, तो ये जो कंटेंट होगा वो अगले पेज पर मूव कर जाएगा। अगर मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊं तो प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं, चॉइस आपकी है। और जो चीज प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर मैं नहीं कर रहा हूं, आपको करने में अगर दिक्कत आए तो आप उसे करना और अगले वीडियो में मुझे कमेंट कर देना, तो मैं फुली उसमें बताऊंगा। चलिए तो यहाँ पर आप समझिए, जैसे अभी मेरा कर्सर, अभी मैंने कर्सर को अपनी पोजीशन यहाँ पर रखी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रखी है, मैंने कर्सर की पोजीशन मेरी यहाँ पर है, पेज नंबर 3 पर मैं यहाँ इंसर्ट से कवर पेज को इंसर्ट करता हूँ। अब कवर पेज में मल्टीपल आपके पास फॉर्मेट आते हैं, जो भी लेना चाहे, मैंने फॉर्मेट ले लिया। अब मेरा पेज तो इंसर्ट हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पेज स्टार्टिंग में, यानी पेज के स्टार्टिंग में पहला पेज आया, देखो पेज डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था जबकि आपका पेज अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कवर पेज में स्टार्टिंग से हमारा पेज इंसर्ट होता है। अगर मैं इसी को ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक करूं, जैसे अगर मैं ब्लैंक पेज किया तो आपने देखा कि आपका जहां पे आपका कर्सर था वहां से एक नया पेज इंसर्ट हुआ, नया पेज, ये देखो ये पेज पूरा खाली है, आपका कर्सर का पोजीशन वर्ड ऑप्शन पे था तो कंटेंट अगले पेज पे गया, यानी जो पेज इंसर्ट हुआ वो टोटल खाली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेज पूरा का पूरा कैसा है? खाली है, यानी खाली पेज इंसर्ट होगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बस यही डिफरेंस आपको समझना, ठीक है। चलिए अगर इसी को मैं देखो, इसी को देखो यहाँ पर पेज, इसी को अगर मैं क्या करता, पेज ब्रेक करता, तो पेज ब्रेक से नया पेज आया, ये देखो यहाँ पर पूरा कंटेंट खाली हो गया और कंटेंट अगले पेज पे चला गया, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यानी पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में नया पेज आता है, लेकिन ब्लैंक में वो पेज आएगा बिल्कुल खाली रहेगा, कंटेंट अगले पेज पर जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बाकी बहुत आसान सी मतलब चीज है, ठीक है। चलिए
यहाँ पर हो जाता है हमारा पेज ब्रेक। अगला है टेबल्स कमांड ग्रुप। अगर आप टेबल्स कमांड ग्रुप में जाएंगे तो टेबल बनाने के आपको तरीके मिलेंगे। जैसे अगर आप जैसे टेबल कमांड ग्रुप पे क्लिक करते हैं, जैसे टेबल कमांड ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही टेबल इंसर्ट करने के आपको तरीके मिल जाएंगे, यानी टेबल बना सकते हैं। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अ टेबल, आखिर टेबल होती क्या है, तो टेबल क्या लिखोगे डेफिनेशन में, सर टेबल रो एंड कॉलम का या कॉलम एंड रो का कलेक्शन होती है। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ टेबल। यानी जहां पर रो एंड कॉलम होते हैं वो टेबल कहलाती है। अगर पूछा जाए कि मिनिमम एक टेबल में मिनिमम कितने रो एंड कॉलम हो सकते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। बता दीजिए भाई। चलिए, आपके डॉक्यूमेंट में, आपके नोट्स में भी मैंने ये सारी चीजें लिख रखी हैं, आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप पढ़ोगे, आप ये आपका नोट्स है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप इस नोट्स को ध्यान से देखेंगे तो मैंने कवर पेज की भी डेफिनेशन लिखी। देखो कवर पेज क्या है? वर्ड कवर पेज डॉक्यूमेंट के बारे में यानी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रदान करते हुए हमारा डॉक्यूमेंट का शीर्षक यानी जो टाइटल, इमेज दोनों के साथ इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है। ब्लैंक पेज यानी खाली पेज डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना जिसमें कोई भी टास्क या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कंटेंट अवेलेबल ना हो, तो ब्लैंक पेज इंसर्ट होता है। पेज ब्रेक आपका टूट जाता है। पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर से हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट में मैंने लिख रखा है। भाई अगर आप टेबल की जाएंगे तो टेबल क्या होता है? ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में ग्रेट वे मतलब सही तरीका होता है हमारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का। टेबल इंसर्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। अगर आप उनमें देखोगे तो इंसर्ट टेबल की मदद से आप कर सकते हो। आप इस ग्रिड लाइन की मदद से कर सकते हो, यानी ग्रिड जो लाइन है यहां से भी कर सकते हो। ड्रॉ टेबल से कर सकते हो। कन्वर्ट टास्क टू टेबल यानी किसी टास्क का अगर आपने सिलेक्शन कर रखा है उसे एज अ टेबल में बदल सकते हो। एक्सेल की स्प्रेडशीट से टेबल बना सकते हो। क्विक टेबल की मदद से भी आप टेबल बना सकते हो। टेबल बनाने का जो तरीका है, सबसे पहला स्टेप है कि आप इंसर्ट टैब में जाओ और टेबल बटन पर क्लिक करो। अब टेबल बटन पे क्लिक करते ही आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस वे से आप टेबल बना रहे हैं। अगर आप ग्रिड लाइन से बना रहे हो तो ग्रिड लाइन को सेलेक्ट कर लो। अगर आप इंसर्ट टेबल से बना रहे हो तो इंसर्ट टेबल से कर लो। ड्रॉ टेबल से बना रहे हो तो ड्रॉ टेबल से कर लो। लेकिन सर इनमें डिफरेंस क्या, अंतर क्या है? तो अंतर अगर आप और समझा दें तो ज्यादा आसान होगा। तो अंतर के लिए आपको करना क्या है? देखो, अगर आप इस ड्रॉ टेबल से करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो कितनी रो कितनी और कॉलम चाहिए। अगर आप इंसर्ट टेबल से जाते हैं, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप इंसर्ट टेबल से जाते हैं, इंसर्ट टेबल से, तो इंसर्ट टेबल से आपको नंबर ऑफ कॉलम लिखने होते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम की टेबल बनाना चाहते हैं। ये लिखा है इंसर्ट टेबल में। आपको क्या है? टेबल के साइज में नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए, टेबल का आपको बिहेवियर कैसा लगाना है, यानी कॉलम की जो ब्रेथ है वो सेट हो जाए, कॉलम ऑटोमेटिक फिट हो जाए, विंडो में फिट हो जाए, जैसा आप करें वैसी नॉर्मल सेटिंग आती है। उसके बाद रहता है ड्रॉ टेबल। उसके बाद कौन सा है? ड्रॉ टेबल। अगर आप ड्रॉ टेबल की बात करें, किसकी? ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल में सबसे पहले आपका बॉर्डर ड्रॉ होता है। ये डिफरेंस है। यानी अगर हम मतलब ड्रॉ टेबल से कोई टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले आपका बॉर्डर ड्रॉ होगा, यानी ऐसे जैसे आपने क्लिक किया तो ये बॉर्डर बन गया। अब इसमें आपको रो एंड कॉलम इंसर्ट करने होते हैं। साथ ही साथ में क्वालिटी ड्रॉ टेबल की ये भी है कि जैसे हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर, जो हमारा कर्सर है वो एज अ पेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी कमांड है जिससे हमारा कर्सर एज अ पेन में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कमांड भी बता दीजिए। तो उसके लिए हमें
ड्रॉ टेबल का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, चलिए अब ये कन्वर्ट टू डैश टूल तो ये समझ ही लिया। एक्सेल सी फॉर्मेट और क्विक टेबल्स की मदद से, देखो क्विक टेबल्स का मदद से जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी टेबल के कुछ फॉर्मेट है, यानी टेबल के कुछ लेआउट है, उनकी मदद से आप टेबल बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कैलेंडर फॉर्मेट लेना है, अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट लेना है, तो आप क्विक टेबल की मदद से बना सकते हैं। यानी पूछा भी जाता है कि अगर आप एज इनबिल्ट कैरेक्टर के रूप में टेबल एज अ कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो किसकी मदद से करेंगे? क्विक टेबल्स की मदद से। क्विक टेबल्स में टेबल फॉर्मेट में टेबल फॉर्मेट का कैलेंडर लेआउट लिया जाता है। ठीक है, यानी उम्मीद करता हूं कि आपको मतलब इंसर्ट टेबल के जो तरीके हैं और उनकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक टेबल बना के बताता हूं और टेबल में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं उनका भी प्रैक्टिकल करके बताता हूं। उसके लिए हमें टेबल ऑपरेशन को एक बार पढ़ना होगा कि आखिर हम टेबल में क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखो टेबल ऑपरेशन में आप टेबल का लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप सेल को स्प्लिट करा सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं, टेबल में बॉर्डर एंड स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, टेबल किसी टैक्स को एज अ टेबल कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल में इंसर्ट मतलब इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल में कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट, कॉलम डिलीट एंड सेल डिलीट, ये सारी चीजें होती हैं। अब यहां से जैसे हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते ही हमारे पास दो एक्स्ट्रा टैब इंसर्ट हो जाते हैं। ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाते ही हमारे पास दो टैब आते हैं। कौन कौन से? डिजाइन और लेआउट। डिजाइन में हमारे टेबल से रिलेटेड जो बाहर की फॉर्मेटिंग है वो हम करते हैं, और लेआउट में अगर हम ध्यान से देखें कि लेआउट टैब में क्या क्या होगा, तो लेआउट में सबसे पहले टेबल की आप प्रॉपर्टीज, टेबल का सिलेक्शन, टेबल का व्यू सेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ। ड्रॉ से क्या होगा, आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर किस टेबल के किसी पार्ट को इरेज कर सकते हैं। पूछा जाए कि ड्रॉ में कौन कौन सी कमांड आती है, तो ड्रॉ में कोई चीज ऐड आएगी, कोई चीज डिलीट आएगी। अब टेबल में डिलीट क्या होगा, आखिर कोई सेल डिलीट हो जाएगी, कोई कॉलम डिलीट हो जाएगा, वही तो चीज इरेज होगी। अगर आप डिलीट की बात करें, यहां पर डिलीट, तो डिलीट में आप चार चीजों को याद रखना। वैसे तो आप एक्सेल में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे इस चीज को, क्योंकि एक्सेल का जो फॉर्मेट है वो एज अ टेबल ही है। तो डिलीट में आप चार कमांड पढ़ते हैं, टेबल, रो, कॉलम एंड सेल। यानी डिलीट, अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, टेबल यानी अगर आपने टेबल डिलीट कर ली तो आप किसी कीबोर्ड की की से आप डिलीट नहीं कर सकते, आपको इस पर्टिकुलर कमांड के साथ ही जाना होगा। नेक्स्ट है रो एंड कॉलम। अब इंसर्ट करना है, अब इंसर्ट रो को इंसर्ट, देखो रो क्या होता है आप सभी को बताया कि रो ऐसे होती है, ठीक है ना। तो रो इंसर्ट करने के भी दो तरीके होंगे, या तो आप ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। आपको पता है कॉलम ऐसे होते हैं, तो कॉलम को इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये अप है एंड डाउन है। तो ऐसे ही देखो, इंसर्ट एबव मतलब रो इंसर्ट होगी, इंसर्ट बिलो यानी रो इंसर्ट होगी नीचे, लेफ्ट एंड राइट मतलब हमारा कॉलम इंसर्ट होगा। इसी प्रकार हमारे मतलब टेबल के साथ जो ऑपरेशन है मर्ज केस में तीन ऑपरेशन लगते, ध्यान रखना। इसका तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछा भी है क्या, यानी आप दो सेल को मर्ज कर सकते हैं, आप सेल को स्प्लिट करा सकते हैं, टेबल को स्प्लिट, ये तीन ऐसे ऑपरेशन हैं जहां से आप टेबल में टेबल को दो पार्ट में बांट सकते हो, टेबल की किन्हीं सेल को मिला सकते हो, आप अलग अलग कर सकते हो। तो ये तरीके हैं और इनसे बहुत मतलब प्रैक्टिकल बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप दो टेबल को मिला सकते हो नहीं, आप टेबल को दो पार्ट में बांध सकते हो लेकिन दो टेबल को एक नहीं बना सकते। आप सेल को डिवाइड कर सकते हैं, सेल को मिला सकते हैं, लेकिन सेल को मिलाने का एक तरीका है, या तो आप
वर्टिकली मिलाइए, वर्टिकली सॉरी ऐसे होता है, या हॉरिजॉन्टल मिलाइए। आप सोचो डायगोनल फॉर्म में मिला लो तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप सिलेक्शन के साथ मिला लो यानी रैंडम केस में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पर टेबल के और भी ऑपरेशन है। अगर आप टेबल में कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, टेबल को सॉर्ट भी कर सकते हो। टेबल में आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, जैसे आपके वैसे अलाइनमेंट होते आपने 4 पढ़ रखे हैं, बट टेबल में आपके 9 अलाइनमेंट हो जाते हैं, यानी वर्टिकल केसेस पे 3 और हॉरिजॉन्टल केसेस पे 3, ठीक है ना। ये आप एक्सेल में ज्यादा डीप में पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब एक टेबल बना देता हूं मैं, टेबल बना देता हूं, उसके बाद आपको और समझ में आएगा। मैंने ये टेबल बना दी, मैंने ये टेबल बनाई। अब टेबल बनाते ही मेरे पास, अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो टेबल बनाते ही मेरे पास क्या आ जाता है, एक मिनट जस्ट वेट करिएगा, जस्ट एक चीज आपको बता रहा हूं। देखो मैंने ये जैसे ही टेबल इंसर्ट की, इंसर्ट करते ही मेरे पास कितने टैब निकल के आए, यहाँ पर अगर आप टैब देखोगे तो डिजाइन और लेआउट, मैंने बोला था 2 टैब इंसर्ट होते हैं। तो लेआउट को तो हमने समझ लिया। अगर आप डिजाइन को ध्यान से देखेंगे, डिजाइन में, तो डिजाइन में आपके पास कितने ग्रुप आ रहे हैं। देखो पहला ग्रुप है कि टेबल स्टाइल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, टेबल के स्टाइल ऑप्शंस मिलते हैं। क्या मिलेंगे, टेबल के स्टाइल ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरा आपके पास टेबल के स्टाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, टेबल स्टाइल कितनी चाहिए, और टेबल का बॉर्डर, यानी कुल मिला के 3 ग्रुप आते हैं, टेबल के स्टाइल ऑप्शन, टेबल के स्टाइल और बॉर्डर, यानी टेबल का बॉर्डर लगा सकते हैं। डिजाइन में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। बाकी अगर आप पूछोगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है, तो इनकी डेफिनेशन के लिए हमें इनके पास जाना होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करोगे, ये देखो इनमें कौन कौन से, जैसे बैंडेड रो है, बैंडेड कॉलम है। अब पूछोगे, काफी लोग ये सोचेंगे सर ये बैंडेड क्या है। देखो बैंडेड का मतलब होता है कि आपका हर एक ऑड और इवन रो का जो कलर है ना, वो अलग अलग हो। जैसे अगर मैं थोड़ा सा स्टाइल को सेलेक्ट करूं, यानी लेआउट देखूं, अगर आप यहाँ पर डिजाइन देखेंगे ना स्टाइल के अंदर, ये होता है वो तरीका। जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बैंडेड में कॉलम लगा दूं, बैंडेड कॉलम लगा दूं, तो कॉलम, रो एंड कॉलम में आपको कुछ अलग तरीके से नजर आ रहा है। जैसे मैंने बैंडेड ऑप्शन हटाया, अगर मैं ध्यान से, सॉरी आपको बैंडेड समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ से आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे नॉर्मल टेबल ले लेता हूँ, पहले मैं नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल टेबल है। अगर मैं इसके कुछ रो एंड कॉलम डिलीट कर दूं, ध्यान से बैंडेड का मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ क्योंकि एक बार पूछा गया एग्जाम में, तो एक बार मैं इन कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ। कम कॉलम्स के साथ आपको समझ में आएगी ये टेबल, ध्यान से देखना डिफरेंस क्या आ रहा है। अभी ये टेबल है मेरी, ठीक है, अब ये टेबल है। अब इस टेबल में देखो डिफरेंस क्या आएगा, आप अंतर समझना। अगर मैंने बैंडेड रूल लगाया, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने बैंडेड रूल लगाया, मैंने सिलेक्शन करके, मैं एक बार दूसरी कोई सेल ले लेता हूँ, मैंने ये तरीका ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बैंडेड लगाता हूँ, मैंने बैंडेड रूल लगाया, या फिर बैंडेड कॉलम, सॉरी डिफरेंस नहीं है, तो मैं इन दोनों को हटा के एक सेल ले लेता हूँ। मैंने ये कलर में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये मैंने कलर लिया। अब ध्यान से देखना, मैंने इनका सिलेक्शन करके बैंडेड रूल लगाया, तो वेंडेड रो पे आपको एक तरीका दिखा होगा। जैसे मैंने वेंडेड रो लगाया, तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो रो है इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है। यानी ये जो, अगर मैं इसे ऑड मानता हूं तो यानी 1 और ये 3, इनका कलर एक जैसा है। तो अगर यहाँ से मैं नई एक और
आपका कॉलम मतलब रो इंसर्ट करूं तो उसका कलर और इस सेकंड का कलर कुछ सेम आ रहा है, यानी अगर मैं इसे दो कलर, ये कलर दो मानूं, ये भी कॉलम 3 मानूं, मतलब रो 3 मानूं, तो 2 और 4 का कलर एक जैसा है, मतलब ऑड और इवन का कलर एक जैसा आता है। ये मैंने अभी बैंडेड रो किया है। अगर मैं बैंडेड कॉलम कर दूं, अगर मैंने यहाँ पे बैंडेड कॉलम कर दिया, मैंने अभी सिलेक्शन नहीं किया, मैंने बैंडेड कॉलम कर दिया। अब देखो बैंडेड कॉलम में कॉलम का कलर भी अलग हो गया, यानी ये कॉलम आपका 1 है, ये कॉलम अगर 1 है तो इसका कलर देखो, इस 2 का कलर देखो। यहाँ पर अगर मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर लूँ, एक और कॉलम इंसर्ट कर लूँ, मैं इंसर्ट में जाऊँ और एक और कॉलम लगा लूँ, तो यहाँ पर कलर में डिफरेंस आपको नजर आएगा। यहाँ पर कलर में डिफरेंस आपको नजर आएगा। ये देखो, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? तो ये वेंडेड रो और वेंडेड कॉलम का मतलब होता है कि रो ऑड और इवन का जो कलर शैडो है वो सेम, या फिर ऑड इवन काउंट करें तो एक जैसा मतलब अलग अलग होता है, यानी ऑड का अलग होगा, इवन का अलग होगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ टेबल भी आपको सेट हुआ। ठीक है, चलो ये प्रैक्टिकल तरीका है। आप टेबल बनाओगे, अब जैसे मर्ज मैंने बताया था, मर्ज के तरीके, पहले मैं टेबल का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये बैंडेड वाला हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं टेबल को मर्ज कराता हूँ। देखो ये टेबल में सेल मर्ज हो रही है, यहाँ पर मैंने सेल मर्ज करा दी, ये एक ही सेल हो गई। यहाँ पर सेल को मैं स्प्लिट करा देता हूँ, ये सेल आपकी कितने, 2 कॉलम में बट जाएगी, ये 2 कॉलम हो गए छोटे छोटे। लेकिन अगर आप सोचो कि टेबल को, इन 2 सेल को सिलेक्शन कर लिया, इन 2 को कर लिया, अब फिर इन दोनों को आप मर्ज कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब रैंडमली आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, मर्जिंग नहीं कर सकते, सीक्वेंसली आप जरूर कर पाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन में ज्यादा आप समझोगे कि क्वेश्चन किस बेसिस पर पूछे जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ कि टेबल का ज्ञान है वो आपके माइंड में सेट हुआ। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे ही हम टेबल से आगे जाएंगे तो अगला कमांड ग्रुप हमें मिलता है जिसका नाम इलस्ट्रेशन था। क्या था? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में आप एक चीज लिख लेना कि इलस्ट्रेशन का मतलब होता है ग्राफिक्स। इलस्ट्रेशन कमांड ग्रुप के आगे एक नाम लिख लेना, ग्राफिक्स, यानी इलस्ट्रेशन कमांड ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड होंगी वो ग्राफिक यानी इमेज की बात करेंगे। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि इसी इंसर्ट के अंदर एक टैब, एक ग्रुप है हमारे पास टेस्ट, उसमें जितने भी कमांड है वो टेस्ट का काम करेंगी। तो इलस्ट्रेशन मतलब इमेज, चाहे हम पिक्चर कमांड की बात करें, शेप्स कमांड की बात करें, स्मार्ट आर्ट की बात करें, चार्ट्स की बात करें, क्लिप आर्ट की बात करें, ये वो कमांड है जो हमारे डॉक्यूमेंट में एज अ ग्राफिक इंसर्ट कराती हैं। अब इसी स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड एक नाम है जिसका नाम वर्ड आर्ट है। मैंने क्यों बोला कि इलस्ट्रेशन में जितने भी कमांड हैं वो ग्राफिक का काम करती हैं, क्योंकि स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, या इन दोनों से स्टाइल आता है, लेकिन ये टेक्स्ट का एक लेआउट लेके आता है, ये किसी पिक्चर का या फिर किसी ग्राफिक का लेआउट लेके आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इसीलिए स्टार्टिंग में डेफिनेशन को समराइज करने के लिए मैंने इलस्ट्रेशन का पूरा समराइज टर्म दे दिया जिसका नाम ग्राफिक्स है। ठीक है, अब जैसे आप शेप्स में जाएंगे, अब शेप्स का मतलब क्या होता है? कोई मतलब फिगर, सही बात है, कोई फिगर। अब शेप्स में भी फिगर को इंसर्ट करने के मल्टीपल कैटेगरीज आपको नजर आएंगी, और इन कैटेगरी का नाम ही सफिशिएंट है, इन कैटेगरी का नाम ही सफिशिएंट है। जैसे अगर आप जाते हैं तो आप लाइंस को इंसर्ट कर सकते हैं, आप रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, आप कुछ बेसिक
शेप्स ले सकते हैं, जिसमें आपका ये जो आपका स्टार्टिंग सिंबल है, इसे हम एज अ टेक्स्ट बॉक्स भी मतलब टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स का ही साइन है, ठीक है ना। आप मतलब ब्लॉक एरो बना सकते हैं, आप इक्वेशन की शेप्स ले सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप स्टार बैनर्स बना सकते हैं, कॉल आउट बना सकते हैं। सर इन कैटेगरीज पर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। बिल्कुल सही बात है, पूछा जाता है आपके पेपर में कि आपको बैनर्स बनाने हैं, कहाँ से बनाएंगे। आप बोलो सर आपने बैनर्स तो बताया नहीं। भाई बैनर्स आपके शेप्स कैटेगरी में आपको मिलेंगे, आपको फ्लो चार्ट बनाने कहाँ से बनाएंगे। अब बैनर्स हो, स्टार हो, कॉल आउट हो, फ्लो चार्ट हो, इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये ग्राफिक्स होते, इमेज होती हैं। ये चीज आपको ओवरऑल समझ में आ गई होगी। अगर हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे तो हमें फिर अगला कमांड ग्रुप मिलता है जिसका नाम लिंक है। ये इंसर्ट टैब का बहुत पॉपुलर है और सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चंस भी वैसे तो अब नहीं आ रहे, पर पहले बहुत पूछे जाते थे। अब आगे लिंक्स में अगर आप जाएंगे तो लिंक्स में आपको 3 कमांड मिलती है। पहला सवाल तो एमएस वर्ड में लिंक्स कमांड से रिलेटेड यही है कि हमारे लिंक्स कमांड ग्रुप में कितनी कमांड होती है, तो आप बोलोगे सर 3। दूसरा सवाल आता है कि कौन कौन सी होती हैं, आप बोलोगे सर हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। अगर जैसे मैंने इलस्ट्रेशन को समराइज किया था वैसे ही अगर मैं हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस की डेफिनेशन समराइज करूं तो एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर लिंकिंग क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि लिंक्स कमांड ग्रुप, अब लिंकिंग का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा लिंक होता है। ये होता है दोनों या फिर तीनों का डेफिनेशन, ठीक है। अगर मैं बुकमार्क बताऊं, पहले मैं बुकमार्क लेता हूं, क्रॉस रेफरेंस इन दोनों को बाद में समझेंगे। जैसे आप स्टडी करते थे, आपको याद होगा जब आप स्कूल टाइम में या अभी भी आप करते हैं, तब आपने नोटिस किया होगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट में, अपने रजिस्टर्ड में, अपनी बुक्स में जहां पर पढ़ते हैं और जिस पोजीशन पर हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो सुबह हमें फिर से पढ़ना है तो हम मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे पेन या कुछ पेपर कुछ ना कुछ लगा देते हैं। अब इसे अपने डॉक्यूमेंट में या रजिस्टर्ड में अपने नोट्स में क्यों लगाते थे? रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर छोड़ा है और इस पेन को लगाने का मतलब ये है कि कल यानी नेक्स्ट टाइम जब मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करूं तो मुझे यहां से पढ़ना है। यही तो मेन मतलब ऑब्जेक्टिव था इस पेन को लगाने का, इस यहाँ पर किसी पेज को लगाने का, पेज मोड़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब हम नेक्स्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट पर आए तो उस पोजीशन पर चले जाएं जहां पर हमारा ये डॉक्यूमेंट पेन या फिर कोई पेज लगा हुआ है। यही था, सही बात है ना, यही तरीका। तो बुकमार्क आपका है कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर अगर आपको मूव करना है, क्या बोला मैंने कि डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर जाना है तब आप बुकमार्क लगा सकते हैं। और अगर मैं हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस की डेफिनेशन बोलूं तो एक ऑब्जेक्ट से, क्या डेफिनेशन है, यानी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास ये, इससे हमें दूसरा ऑब्जेक्ट लिंक कराना है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करना है? लिंक करना है। तब हम जाते हैं हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस के साथ। अब आप बोलोगे सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हाइपरलिंक में जो अदर ऑब्जेक्ट होता है यानी जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट हो सकता है, यानी आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट हो सकता है। यानी आप जो दूसरा ऑब्जेक्ट लगाओगे हाइपरलिंक में वो डॉक्यूमेंट से बाहर होगा, चलेगा। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है, क्रॉस रेफरेंस में जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप लिंक करा रहे हैं वो इन द डॉक्यूमेंट, विद इन डॉक्यूमेंट, इन द डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर होगा
वही जरूरी है। तो दोनों में समानताएं और दोनों में डिफरेंस भी समझ लिया, जिससे आपको दोनों की डेफिनेशन भी समझ में आएगी। यानी हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंसिंग, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट लिंक होता है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हाइपरलिंक में आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में जिस ऑब्जेक्ट को आप लिंक करा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर ही होना जरूरी है। यही डिफरेंस, यही समानताएं, यही सिमिलरिटी है। अब यहां से पहचानने का तरीका, यानी समानता ये है कि यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट पर हम दूसरा ऑब्जेक्ट लिंक करा रहे हैं उस पर हमारा हाइपरलिंक जनरेट होता है क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक के अंदर। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस की शॉर्टकट की क्या है, आप ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है? फिर मैं दोनों का डिफरेंस और दोनों का प्रैक्टिकल आपको और समझाता हूँ। चलिए, जैसे आप इंसर्ट हाइपरलिंक करेंगे तो इंसर्ट हाइपरलिंक में आपके लिंकिंग का तरीका क्या है? देखो, आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज को लिंक करा सकते हैं। आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कोई प्लेस है उसे आप लिंक करा सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वो भी आप लिंक करा सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस को भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगर आप किसी वेब पेज पर हैं या एग्जिस्टिंग पर हैं तो करंट फोल्डर में किसी वेब पेज के ब्राउजर पेज को या रिसेंट फाइल को, तरीका आपके पास बहुत है, या आपको कोई यूआरएल है आपके पास तो आप उसे भी लिंक करा सकते हैं। तरीके मल्टीपल हैं। मैंने आपको बताया था इन द डॉक्यूमेंट, आउट द डॉक्यूमेंट, दोनों केस में आप लिंकिंग कराएंगे। काफी लोगों ने कंट्रोल एच बताया, शिवानी कंट्रोल एच से आपका रिप्लेस होता है। कंट्रोल के सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने बताया है, बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं मुझे इस बात कमेंट से अंदाजा दो। सिर्फ 3 स्टूडेंट ने कमेंट किया है, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को लाइव चेक कर सकते हैं, बट बाकी में मतलब बाकी स्टूडेंट को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में। तो भाई आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर समझ सकते हैं कि फिर मेरा क्या होगा। चलिए, क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस जब हम इंसर्ट करते हैं तो क्रॉस रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट लिंक होता है, लेकिन हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया कि एक ऑफ द डॉक्यूमेंट हो सकता है, दूसरा इन द डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। एक और डिफरेंस है हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक लगाते हैं तो उस मतलब पहले ऑब्जेक्ट में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, सिर्फ उस पर लिंकिंग क्रिएट हो जाती है। और जब किसी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लिंकिंग लगाई जाती है तो उसमें रेफरेंस का टाइप के तौर पर आपका वो रेफरेंस भी इंसर्ट होता है जिसे आप इंसर्ट करा रहे हैं। सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया। देखो, क्रॉस रेफरेंस में जैसे आपको कोई नंबर ऑफ पेज इंसर्ट कराना है, नंबर ऑफ पैराग्राफ इंसर्ट करना है, नंबर ऑफ मतलब फिगर इंसर्ट करना है, कौन सा फिगर है तो उसका नाम, नंबर, जो भी आप जैसे यहां पर अगर आप रेफरेंस का टाइप देखेंगे, जैसे मैं अगर इंसर्ट में जाऊं, जैसे सपोज दैट मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट है, मुझे इस वर्ड डॉक्यूमेंट पे पहले हाइपरलिंक लगानी, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के प्रेस करूंगा, कंट्रोल के से अब मुझे जो भी लगाना है, मुझे इसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज आपका एज अ हाइपरलिंक लगानी तो मैं इसी डॉक्यूमेंट में लगा लूंगा। ये देखो, मैं इसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज लगा देता हूँ, देखो।
अब जैसे ही वर्ड ऑप्शन पे मैं क्लिक करूं तो मेरा एंड फुट नोट और एंड नोट पर कर्सर पहुंच जाए, तो मैंने लिंकिंग कर दी। अब जैसे क्या डिफरेंस आया, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट में जिस ऑब्जेक्ट पर आप लिंक कराओगे उसका कलर कैसा हो गया सर, ब्लू हो जाता है, नीला। और इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती, क्या जाती है, अंडरलाइन। ये दोनों मतलब पहचान है हाइपरलिंक की, यानी उस अगर किसी वर्ड पर हाइपरलिंक जनरेट है तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा और अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। जैसे आप कर्सर उस पर ले जाओगे तो कर्सर का जो साइन है ना वो हैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर्सर ले जाता हूँ, फिर इन तीनों चीजों को देखता हूँ। जैसे ही मैं कर्सर ले गया, ये देखो मैंने कर्सर ले गया और कर्सर करते ही मेरा हाथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा कर्सर जहां पर जिस पोजीशन को मैंने लिंक कराया था कर्सर मेरा वहीं पर मूव कर जाएगा। मैंने फुट नोट एंड नोट पे लगाया था तो वहीं पर मेरा कर्सर पहुंच जाता है। अगर मैं इसी वर्ड पर, अगर मैं इस अब इस वर्ड पर देखो, वर्ड इस पर मैं इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस करता हूं, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस करता हूं। तो इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस में आपके पास दो डायलॉग बॉक्स आते हैं। इन दोनों डायलॉग बॉक्स को पहले समझिए। देखो क्रॉस रेफरेंस में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रेफरेंस का टाइप मिलेगा, एक इंसर्ट रेफरेंस टू मिलेगा। दोनों का मतलब क्या वो समझो। इंसर्ट रेफरेंस का, देखो रेफरेंस की टाइप का मतलब है कि आप किस प्रकार की लिंकिंग लगा रहे हैं, आपका रेफरेंस का टाइप क्या है। अब इन रेफरेंस के टाइप में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें अगर आप देखोगे आप हेडिंग लगा रहे हैं, आप किसी बुकमार्क को एज अ हाइपरलिंक लगा रहे हैं, फुटनोट को इंसर्ट कर रहे हैं, इक्वेशन लगा रहे हैं, मतलब आप किस प्रकार का रेफरेंस लिंक कराना चाहते हैं। नंबर्स में देखो, अगर आप नंबर में जाओगे तो आपका कोई पेज नंबर है, कोई पैराग्राफ नंबर है, कोई लाइन नंबर है, कोई टास्क नंबर है, कैसा है, मतलब क्या आपको लगाना है। जैसे अगर आप मतलब जैसे आप फिगर में जाते हो तो फिगर का आपका कौन सा है, फिगर का कोई लेबल इंसर्ट करना है, मतलब आप सबसे पहले मतलब रेफरेंस का टाइप डिफाइन करो। टाइप डिफाइन करने के बाद हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं एक बार जैसे एज अ टेबल ले लेता हूँ, मैंने कोई टेबल बना रखी है, मैंने टेबल लिया। अब टेबल लेने के बाद जैसे आप इंसर्ट करते, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने इंसर्ट का टाइप टेबल लिया, मैंने लिया कि मुझे रेफरेंस के तौर पर टेबल लगानी है, मुझे रेफरेंस के तौर पर टेबल लगानी है। अब टेबल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, मेरे यहाँ पर टेबल है ही नहीं, मैंने इस डॉक्यूमेंट में टेबल ही नहीं बनाई है। फिर भी टेबल के जो इंसर्ट ऑप्शन आते हैं, अभी आपको ये हो सकता है ये इंसर्ट ऑप्शन समझ में नहीं आए, लेकिन अभी समझ में आएंगे जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, यानी पूरा कैप्शन आपको इंसर्ट करना है, ओनली लेबल नंबर इंसर्ट करना है, कैप्शन टेक्स्ट ओनली करना है, पेज नंबर इंसर्ट करना है, बिलो एबव इंसर्ट करना है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इंसर्ट रेफरेंस मतलब क्या है। मतलब पहला सर हमें समझ में आ गया कि रेफरेंस का टाइप का मतलब है कि हमें किस प्रकार का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, कोई एंड नोट लगाना है, कोई फुट नोट लगाना है, क्या चाहिए हमें वो टाइप में आएगा। इंसर्ट रेफरेंस का मतलब है कि हमें जब हम हाइपरलिंक लगाएंगे, यानी क्रॉस रेफरेंस में और हाइपरलिंक में एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट लिंक होता है। डिफरेंस क्या है कि हमारा रेफरेंस के तौर पर, मतलब ऐसा नहीं कि उस ऑब्जेक्ट पे लिंकिंग लग जाएगी, रेफरेंस के तौर पर हमें या तो नंबर या फिर उसका नाम जो भी हम इंसर्ट करेंगे वो एड ऑन हो जाएगा। अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूं जब ज्यादा क्लियर होगा। मैंने अभी इस पर रेफरेंस का टाइप में एज अ हेडिंग ले लेता हूं, तो मुझे हेडिंग इंसर्ट करनी है, ध्यान से सुनना, मुझे हेडिंग इंसर्ट करनी है। अब हेडिंग में जाऊंगा तो हेडिंग में मेरे पास इंसर्ट के टाइप है कि मुझे हेडिंग का टेक्स्ट इंसर्ट करना है, मुझे पेज नंबर इंसर्ट करना है, हेडिंग नंबर चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं
पेज नंबर का सिलेक्शन कर लेता हूं। अभी दोनों में अब मैं हेडिंग ढूंढ लेता हूं कि मुझे कौन सी हेडिंग इसके तौर पर इंसर्ट करानी है, मतलब लिंक करानी। तो मैं मेल मर्ज को एज अ रेफरेंस के तौर पे इंसर्ट करा लेता हूं। सॉरी, एक मिनट जस्ट मुझसे गलती हो गई। मैंने पेज कहाँ गया मेरा, एक मिनट। मैं डिफरेंस अभी आपको समझ में आएगा। पेज देखो क्या डिफरेंस आया। हमने इस वो इस पर लिंकिंग लगाया तो यहाँ पर लिंकिंग लगाती हमारे पास तीन चीजें आई थी। एक तो इसका कलर ब्लू हो गया था, ठीक है ना, एक इसमें अंडरलाइन आ गई थी, और इसमें कर्सर हैंड के फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। अगर हमने इस पर क्रॉस रेफरेंस लगाया तो रेफरेंस का हमें ये 30 आ गया। मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आपने ब्राउज किया, मतलब इंटरनेट चलाया हो, तो इंटरनेट में जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं, आपने सर्चिंग किया तो जो हेडिंग्स आती हैं उन पर अंडरलाइन होती, कर्सर जैसे ही रखते हैं हैंड के फॉर्म में आता है, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जहां पर वो पोजीशन लिंक है आपका कर्सर वहां पर मूव कर जाएगा। अगर आपने कभी विकिपीडिया सर्च किया हो, विकिपीडिया में कोई भी कंटेंट आपने सर्च किया हो, तो उस विकिपीडिया में क्या होता है, कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनके आगे 1 2 3 शब्द लिखे रहते हैं। जैसे मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ, फिर दोनों में आप डिफरेंस समझना। जैसे मैंने यहाँ पर आपका सीपीसीटी लिखा, ठीक है, यहाँ पर आपका सीपीसीटी लिखा। अब सीपीसीटी ध्यान से देखेंगे, ये आपका हाइपरलिंक है, जिन पर आपका हैंड कन्वर्ट हो रहा है, अंडरलाइन है, तो ये आपका क्या है, ये आपका मतलब हाइपरलिंक है। अगर मैं यहाँ पर किसी जैसे एमएस वर्ड के बारे में लिखता हूँ, एमएस वर्ड मैंने लिखा, एमएस वर्ड लिखा, और ये विकिपीडिया में मैं जाता हूँ, मैं विकिपीडिया में चला के, अब विकिपीडिया में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखो बहुत सारे वर्ड आपके ब्लू हैं, इन ब्लू का मतलब क्या है, हाइपरलिंक है। लेकिन काफी वर्ड के आगे ये देखो 10 लिखा है, 11 लिखा है, ये 12 लिखा है, यहाँ पर देखो 9 लिखा है, तो ये क्या है, ये आपके क्रॉस रेफरेंस है। जैसे आप 10 पर जाओगे, 10 पर उसी डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर रेफरेंस नहीं है, ये देखो रेफरेंस के टाइप है, ये देखो दूसरा है, मतलब ये जो आगे वर्ड लिखे हैं जैसे 113 लिखा है, तो ये रेफरेंस की टाइप है, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में रेफरेंस कहाँ कहाँ से लिया गया है। अगर आप इस चीज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, और डिटेल में जानना चाहते हो, जैसे मैं किसी रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर, जैसे ये 21 है, तो ये 21 का रेफरेंस क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेफरेंस का मतलब टिप टूल भी समझ में आ रहा है कि ये रेफरेंस यहाँ से लिया गया है। फिर भी अगर आप क्लिक करोगे तो रेफरेंस 21 है, ये आप चले जाइए, आपका दूसरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा, क्लिक करोगे तो आपके पास दूसरा वेबसाइट आ जाएगा कि ये रेफरेंस यहाँ से लिया गया। एक एग्जांपल और है क्रॉस रेफरेंस का, क्योंकि दिक्कत क्रॉस रेफरेंस में ही आती है, हाइपरलिंक में नहीं आती। एक और एग्जांपल है, जैसे सपोज दैट आपने वे तो किया ही होगा, 10th में थे आप या 12th में, स्कूलिंग टाइम में आप प्रैक्टिकल बनाते थे। प्रैक्टिकल में एक तरीका था, प्रैक्टिकल में एक तरीका था, अगर आपको याद हो कि प्रैक्टिकल्स आपने बनाए होंगे, एक पेज खाली होता था, ये पेज जिस पर हम फिगर बनाते थे, और इधर हमारे पेज में लाइनिंग होती थी, उस फिगर का मेथड लिखते थे, तरीका लिखते थे, और उस लाइनिंग वाले पैराग्राफ में जहां पर हम उस मेथड को लिखते थे, वहां पर लिखते थे फिगर नंबर 2 से। अब फिगर नंबर 2 कहां पर है, वो यहां पर है। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। यानी क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है कि जिस चीज को आप समझाना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट में आगे एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, चले जाइए,
आपको मोर डिटेल मिल जाएगी। कुछ आया समझ में? एक बार कंफर्म करो। चलिए, यहां से हमारी तीनों चीजें हो जाती हैं कंप्लीट, यानी बुकमार्क, बुकमार्क में किसी पोजीशन को ले जाएंगे, ये पोजीशन है, ये भी पोजीशन हमने समझ ली, और ये रेफरेंस की टाइप ये भी हमने समझ ली, रेफरेंस में क्या क्या आएगा, ये देखो नंबर, हेडिंग्स, मतलब क्या क्या अवेलेबल होती हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने। फिर इंसर्ट टाइप में क्या क्या मिलेगा आपको, जो भी करना है, और यहाँ पर ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे जैसे ही जाएंगे तो हमें अगला कमांड ग्रुप मिलता है हेडर एंड फूटर, ठीक है। हेडर एंड फूटर और नास्ट, टेस्ट और सिंबल्स, तीन बचे हुए। अगर आप हेडर एंड फूटर में जाते हैं तो हेडर फूटर में आपको तीन कमांड नजर आ रही होंगी, तीनों का नाम पढ़ दीजिए एक बार सर। एक तो हेडर है, फूटर है और पेज नंबर है। तो पहला सवाल तो यही है कि हेडर और फुटर कमांड ग्रुप में कितनी कमांड है और कौन कौन सी हैं। अब इनकी डेफिनेशन की बात आए तो हेडर टॉप ऑफ द पेज होता है। हेडर की डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो टॉप ऑफ द पेज आपका हेडर होगा। ये हेडर है। अगर आप फुटर बोलोगे तो बॉटम ऑफ द पेज, जो पेज के बॉटम में लगता है वो हमारा फुटर होता है। पेज नंबर, पेज नंबर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पेज नंबर से हम अपनी डॉक्यूमेंट में एज अ पेज इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन पेज को इंसर्ट करने की भी तरीके होते हैं। आप नंबर पेजेस नंबर फॉर्म में करा सकते हैं, आप स्टार्टिंग में इंडेक्सिंग का नंबरिंग अलग ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट का अलग ले सकते हैं। आप पेज नंबर को टॉप में यानी हेडर में रख सकते हैं, फुटर में रख सकते हैं, चॉइस आपकी होती है। लेकिन जब हम हेडर फूडर बनाते हैं तो हेडर फूडर को बनाने का तरीका, जैसे आप इंसर्ट टैब में जाइए, आप हेडर पे क्लिक कर दीजिए, आपका हेडर फूडर दोनों इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप किसी पेज पर बॉटम या फिर टॉप पर डबल क्लिक करते हैं तब भी आपका हेडर फुटर इंसर्ट हो जाता है। क्या आया समझ में? यानी पेज के बॉटम या सॉरी टॉप या बॉटम दोनों में से किसी एक पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका हेडर फुटर इंसर्ट हो जाएगा, या फिर आप इंसर्ट टैब में ग्रुप की मदद से भी आप एज अ इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप हेडर फुटर बनाओगे तो जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बनाते थे तो टेबल के ऑपरेशन थे, वैसे ही हेडर फुटर के ऑपरेशन होते हैं। सर ये ऑपरेशन कैसे? यानी हेडर और फुटर में हम क्या क्या चीजें इंसर्ट करा सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेता हूं और डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो हमें और समझ में आएगा डिटेल में। चलिए, तो इलिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया। इलिस्ट्रेशन में सबकी डेफिनेशन लिखी थी, स्मार्ट आर्ट की लिखी थी, तो अभी मैं समझा दूंगा स्मार्ट अगर रह गया है तो। ये सब डेफिनेशन हो गई। अब हम सीधा बुकमार्क हेडर फुटर पे जाते हैं। चलिए, जैसे ही आप हेडर फुटर बनाओगे तो बनाते ही आपके पास ये कमांड ग्रुप नजर आते हैं, ये टैब नजर आता है जिसका नाम डिजाइन है। कौन सा है? डिजाइन। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पर देखो कि आपके हेडर फुटर में वही कमांड है, जिस कमांड पर आप जाओगे वो आपकी मूव कर जाएगी, ठीक है। अब इंसर्ट करने के क्या क्या तरीके हैं और कौन कौन इंसर्ट होगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो क्या क्या कर सकते हैं इंसर्ट? सर आप हेडर फुटर में डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं, आप क्विक पार्ट में से कोई पार्ट आपका सेव है उसे ले सकते हैं, किसी पिक्चर्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में
आप हेडर फुटर के ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं तो फर्स्ट पेज का हेडर और फुटर दोनों अलग अलग हो सकता है। आप ऑड और इवन पेजेस के हेडर फुटर अलग अलग कर सकते हैं। जब आप हेडर फुटर ऐड करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को शो करा सकते हैं। वैसे तो शो होता है, अगर आप यहां से हटा दोगे तो हेडर फुटर पर जब आपका कर्सर होगा तब वो आपके डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट शो नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपका कर्सर हेडर या फुटर में से किसी एक पर होता है तो डॉक्यूमेंट किस प्रकार से प्रेजेंट होता है या किस प्रकार से दिखाई देता है। तो डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट एरिया है, जो बॉडी टेक्स्ट होता है, वो थोड़ा शेडेड नजर आता है, मतलब छायांकित नजर आता है। कैसे? जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, मैं इस डॉक्यूमेंट को देखता हूं, अभी मेरा कर्सर बॉडी टेक्स्ट में तो प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं हेडर में रखता हूं अपना कर्सर, तो अगर आप हेडर में देख रहे हो तो हेडर में ये जो टेक्स्ट एरिया है ये थोड़ा सा शेडेड नजर है, छायांकित नजर आ रहा है, और आपका सिलेक्शन हेडर और फुटर दोनों में हो जाता है, मतलब ये दोनों हाईलाइट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हेडर फुटर दोनों समझ में आए होंगे। बाकी अगर आप पेज नंबर ले जाओगे तो पेज नंबर पे भी चले जाओ। पेज नंबर में बस कमेंट है, कौन पेज नंबर आप कहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं ये पूछा जाता है कि आप पेज नंबर आपको इंसर्ट क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि पेज मतलब पेज नंबर का मतलब है पेज कहां पर करना है। ये देखो, अगर आप जैसे ही पेज नंबर में जाएंगे तो आपको पेज नंबर में क्या करना है, आपको पेज के टॉप में चाहिए पेज नंबर, पेज के बॉटम में चाहिए, पेज की मार्जिन में चाहिए, करंट पोजीशन पर चाहिए, या किसी पेज नंबर की कोई फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो, मतलब सेटिंग करनी है आपको। सेटिंग में आप पेज नंबर किस प्रकार से चाहिए, आपको नंबर में चाहिए, आपको रोमन नंबर में चाहिए, कैसे चाहिए, ABCD में चाहिए, वो पेज नंबर का भी आप सिलेक्शन कर लें। ठीक है, तो ये वो कमांड है जो आपको हेडर और फुटर दोनों में मिलेंगी। हेडर फुटर के बाद आता है अगला कमांड ग्रुप जिसका नाम है टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया था, इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने एक चीज बोली थी कि इलस्ट्रेशन मतलब ग्राफिक्स, वैसे ही टेक्स्ट जो कमांड ग्रुप होता है इसका मतलब है कि आप टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? आप टेस्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे टेस्ट कमांड ग्रुप में एक बार प्रवेश करना होगा, टेस्ट कमांड ग्रुप देखना होगा, उसके बाद ये रहा टेस्ट कमांड ग्रुप। कमांड पढ़ लो एक बार टेस्ट कमांड ग्रुप में। चलिए, पहला कि आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आपको क्विक पार्ट करना है, आपको वर्ड आर्ट करना है, आपको ड्रॉप केप बनानी है, सिग्नेचर लाइन लेनी है, डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट, ये वो कमांड है जो आपको टेक्स्ट कमांड ग्रुप के अंदर अवेलेबल होती हैं। अब सर वन बाय वन सबको समझा दो। देखो, आपने स्मार्ट आर्ट पढ़ा था, मैंने आपको स्मार्ट आर्ट पढ़ाया था कहां पर? इलस्ट्रेशन में। स्मार्ट आर्ट कहां पर था? इलस्ट्रेशन में। तो इसका मतलब क्या है सर, स्मार्ट आर्ट से कोई ऑब्जेक्ट वो भी ग्राफिक में इंसर्ट हो रहा है। स्मार्ट आर्ट में जो ऑब्जेक्ट आता है, जो लेआउट आता है, वो एज ग्राफिक आता है, लेकिन वर्ड आर्ट ये सिमिलर नाम है, जरा सा डिफरेंस है। वर्ड आर्ट में जो लेआउट आएगा, जो डिजाइन आएगा, वो एज अ टेक्स्ट का आएगा। इसीलिए वर्ड आर्ट की जो डेफिनेशन होती है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में अगर डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करना है तब आप लेके आते हैं वर्ड आर्ट को। वहीं अगर आपको कोई डिजाइंड ग्राफिक इंसर्ट करना है तब आप स्मार्ट आर्ट को लेके आते हैं। स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट में ये डिफरेंस है कि स्मार्ट आर्ट में जो ग्राफिक इंसर्ट होता है उसमें आप एज अ फॉर्मेटिंग, एज अ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब आप उस स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग को कलर में या फिर उसके अंदर फिलिंग टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में आप एज अ इमेज बनाएंगे
और वर्ड आर्ट में एज अ टेस्ट रखेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है सर? टेक्स्ट बॉक्स एज अ मतलब टेक्स्ट को इंसर्ट करने का, या किसी ऑब्जेक्ट को आप पेज में ऐड करना चाहते हैं तब आप टेक्स्ट बॉक्स को लेके आएंगे। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स मतलब अलग से क्यों रखा, क्या इसकी क्वालिटी है? तो इसकी क्वालिटी के लिए हमें एक एग्जांपल के फॉर्म में समझना होगा। जब हम इसे समझेंगे, जैसे सपोज दैट आपके पास डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट्स में किसी टेक्स्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी टेक्स्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने टेक्स्ट को ऐसे लिखो, इस कॉर्नर में लिखना है, तो क्या आप लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर ये मुश्किल है। यानी टेक्स्ट को लिखने का जो पोजीशन है, आपको अपने हिसाब से, यानी फ्री पोजीशन में अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तब आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कराते हैं। और टेक्स्ट जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल में जो पहला कॉलम और पहली रो, यानी मिनिमम कॉलम और एंड रो एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर किया जाता है। यानी फ्रीली अगर आपको किसी पोजीशन पर टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स को चुनना होता है। और टेक्स्ट बॉक्स अलग से पोजीशन आती है जहां पर आप टेक्स्ट को इंसर्ट कराएंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारा क्विक पार्ट। क्विक पार्ट मतलब क्विक मतलब जल्दी, पार्ट मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट, क्योंकि जहां टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट कमांड ग्रुप में है तो एक बात तो कंफर्म है कि इसमें क्विक पार्ट में मतलब किसी टेक्स्ट को ही हम क्विकली लेके आएंगे। अब इसमें कोई इमेज तो नहीं ला सकते ना। अगर हमें किसी टेक्स्ट को क्विकली इंसर्ट करना है तो उसे एज अ पार्ट हम सेव कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं, ध्यान से सुनना, आप जैसे क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं तो क्वेश्चंस के सेट में आपने देखा हो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर के 1 के बाद आप जैसे ऑप्शन नंबर 1 लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं और फिर बाद में आंसर लिखते हैं। ये वो पार्ट है जिसे आपको बार बार लिखना होता है। तो इसे या तो एक बार लिख के कॉपी पेस्ट करो, या फिर आप इन्हें लिखकर इन्हें क्विक पार्ट में सेव कर दो, या फिर इन्हें एज अ बुकमार्क रिकॉर्ड कर लो। ये 2-3 तरीके हैं जहां से आपको इन्हें बार बार लिखने से या फिर आपके समय की बचत की जा सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो ऑलरेडी हमने टाइप कर रखा है, तो उसे कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी समय की बचत हो जाए, क्विकली इंसर्ट हो जाए। तो क्विक पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो टेक्स्ट को हमें बार बार जरूरत पड़ती है तो उसे हम सेव कर सकते हैं क्विक पार्ट गैलरी में। यानी जिस पार्ट को, जिस टेक्स्ट को हमें बार बार अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना पड़ता है उसे हम इसी क्विक पार्ट गैलरी में सेव करा सकते हैं, जिसे क्विकली इंसर्ट कर लें। मैंने हो सकता है कुछ सेव किया हो तो मैं उसे इंसर्ट करके आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इंसर्ट करोगे। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, अगर मैं क्विक पार्ट में जाऊँ, इंसर्ट में ये क्विक पार्ट है, क्विक पार्ट में मैंने कोई टेक्स्ट रखा है, कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है, कोई भी टेक्स्ट, अगर मैं वैसे मेरे पास टेक्स्ट है नहीं तो मैं इस टेक्स्ट को क्विक पार्ट में सेव करा देता हूँ। जैसे मैंने इसे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और क्विक पार्ट में मैंने इसे सेव करा दिया। सेव का मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, मैंने इसको दे दिया। अब इसे मैं यहाँ पर इंसर्ट कर, मैं जैसे मुझे बार नहीं लिखना तो मैं क्या करूँ, क्विक पार्ट में जाऊंगा और इसे इंसर्ट करा दूंगा। ये इंसर्ट हो गया, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा। मैंने जिस पार्ट को सेव किया उसे मैं क्विकली इंसर्ट करा सकता हूँ। अब जैसे नया डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, अब इसमें मुझे फिर से उस पार्ट को लेने की जरूरत है तो मैं क्या करूँगा, क्विक पार्ट में जाऊंगा, उस पार्ट को फिर से ले आऊंगा। क्या मुझे इसके लिखना पड़ा? नहीं। तो क्विक पार्ट का मतलब है कि कोई टेक्स्ट में बार बार लिखना पड़ता है, उसे क्विकली इंसर्ट कराने के लिए क्विक पार्ट गैलरी में सेव कर दीजिए, वहां से आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे स्मार्ट आर्ट बनाना, वर्ड आर्ट बना, तो वर्ड आर्ट में आपका डेकोरेटिव टेक्स्ट आता है। वहीं अगर आप स्मार्ट आर्ट बना रहे हैं, मैंने आपको स्मार्ट आर्ट बताया था, स्मार्ट आर्ट में क्या आता है, आपकी इमेज आती है। क्या आती है? इमेज आती है। जो भी इमेज आप लेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में मतलब ये इमेज है वो टेक्स्ट है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये आपका
वर्ड आर्ट था, स्मार्ट आर्ट है, दोनों में ये difference। ठीक है, चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। अब आती है अगली कमांड जिसका नाम ड्रॉप कैप है। क्या है? ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में पहले लेटर यानी क्या फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर कैसा हो जाए? लार्ज कैपिटल, लार्ज कैपिटल, पहला लेटर आपका बड़ा कैपिटल हो जाए तो वो होता है क्या? ड्रॉप कैप। लेकिन जब ड्रॉप कैप लगाते हैं तो ड्रॉप कैप लगाने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके हैं? 3। आपके डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेकर ही मैं समझा देता हूं जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया उसी के रेफरेंस लेके मैं समझा देता हूं कि जब हम ड्रॉप कैप लगाते हैं तो ड्रॉप कैप में आपके पास 3 तरीके होते हैं। ये रहे वो 3 तरीके, यानी ये वो ड्रॉप्ड है, ये दूसरा है इन मार्जिन और तीसरा होता है नन, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा पोजीशन में। ड्रॉप्ड लगाते हैं तो ड्रॉप्ड में हमारा 3 लाइन डिफॉल्ट आती हैं, मतलब ड्राफ्ट में जो लाइन पोजीशन है वो आपकी 3 डिफॉल्ट आएंगी। मैक्सिमम इन्हें किसी लेटर को आप 10 लाइन तक ड्राफ्ट करा सकते हैं। इन मार्जिन में क्या होगा कि आपका जो बड़ा कैपिटल लेटर हुआ है उसके नीचे मार्जिन में कोई भी टेक्स्ट आपको नजर नहीं आएगा, यानी पूरी मार्जिन में सिर्फ और सिर्फ वही ड्राफ्ट वाला लेटर आपको नजर आएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट में आपके में लिख के भी बताया है कि ड्रॉप के मतलब लार्ज कैपिटल लेटर आपका पैराग्राफ में ऐड हो जाता है और इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। नन मतलब कुछ नहीं जो कि डिफॉल्ट होता है, ड्राफ्ट मतलब 10 लाइन मैक्सिमम और 3 लाइन मिनिमम आपकी सेट होके आती है, मतलब सॉरी डिफॉल्ट डिफॉल्ट बोला जाए तो जब आप ड्राफ्ट केप लगाते हैं तो 3 लाइन डिफॉल्ट आती है और 10 मैक्सिमम और मिनिमम आप 1 लाइन तक सेट कर सकते हैं। ये मतलब डेफिनेशन होता है ड्राफ्ट केप। ड्राफ्ट केप में सिंपल ये वर्ड लिखना आप जिससे आपको समझ में आएगा, यानी लार्ज कैपिटल जहां पर मिल जाए तो वो हमारा क्या होता है? ड्रॉप कैप होता है। हेलो, हाँ जी, अभी क्लास चल रही है आपको पता नहीं है? कहाँ हुई है? चलिए अगला है सिग्नेचर लाइन। मतलब सिग्नेचर लाइन में अगर आप डिजिटली सिग्नेचर या फिर डिजिटल आईडी की आपको रिक्वायरमेंट होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ऑथराइज कर रखा है, तो अगर आप उसे इंसर्ट करेंगे तो एज अ सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। अगली डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट, दो लास्ट की कमांड है जो हमारे इंसर्ट में आती है। देखो डेट एंड टाइम से हमें पता है कि करंटली डेट एंड टाइम चाहिए तो करंटली ले लो। ऑब्जेक्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसा कोई अदर ऑब्जेक्ट जो कि हमें पूरे इंसर्ट टैब में कहीं नहीं मिला। जैसे अगर आप एमएस वर्ड में पावर पॉइंट की फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई कमांड मिली थी फाइल को इंसर्ट करने की? पावर पॉइंट नहीं, तो वो कहां से होगी? ऑब्जेक्ट से। यानी अगर आप एम्बेडेड ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आप इस ऑब्जेक्ट कमांड से ला सकते हैं। यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो हमें इंसर्ट डायलॉग इंसर्ट टैब में नहीं मिला है तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से ले। आप किसी एक्सेल की फाइल को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, आप इंसर्ट कराएंगे? नहीं करा पाएंगे, तो उसे आप ऑब्जेक्ट की मदद से ला सकते। चलिए लास्ट में हमारे पास कमांड ग्रुप है सिंबल्स। सिंबल्स में हमें दो ही कमांड मिलती हैं, एक इक्वेशन और दूसरा सिंबल्स। डिफरेंस मतलब अंतर क्या है?
सिंबल्स में जो हमारे कीबोर्ड के लेआउट, यानी आपके पास जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड लेआउट पे जो सिंबल्स अवेलेबल नहीं होते, उन्हें अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तब आप सिंबल्स कमांड में या सिंबल कमांड ग्रुप में जाते हैं। यानी ऐसे कैरेक्टर लिखा भी है, ऐसे कैरेक्टर जो हमारे कीबोर्ड पर नहीं होते, उनके लिए हम सिंबल्स इंसर्ट करते हैं, या सिंबल से हम उन सिंबल को लेके आते हैं। इक्वेशन का मतलब है कि मैथमेटिकल, अगर आपको कोई इक्वेशन लेनी है, जैसे आपको फ्रैक्शन बनाना है, आपको इंटीग्रल्स बनाने हैं, आपको मैट्रिक्स बनानी है, आपको कुछ स्क्रिप्ट बनानी है, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो सिंबल्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे डिग्री है। आपको बहुत सारे सिंबल्स हैं जो वहां पर वैसे होते तो सारे, फिर भी कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इस इक्वेशन की मदद से आप इंसर्ट करा सकते। तो दोनों से क्या समझा, इक्वेशन बनानी तो आप इक्वेशन ले आओ, और सिंबल्स मतलब सिंबल्स ही लेते हैं, ठीक है। यानी आपको जैसे कभी फ्रैक्शन बनाना है, कभी इंटीग्रल, कभी कोई ब्रैकेट्स, आपको मतलब साइन वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल इंसर्ट करने, तब आप इसी मतलब ग्रुप में जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा इंसर्ट टैब फिनिश। कंफर्म हो गया है इतना, तो एक बार बता दीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमांड ग्रुप बचा है जिसका नाम डिजाइन है। बाकी आप डॉक्यूमेंट में जाना, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसे अगर आप एक बार एक्सेस करेंगे खुद ही समझ में आएगा। और मैंने हर क्लास से पहले ही बता देता हूँ कि कल कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मैंने सिंबल्स कमांड ग्रुप में आपको ये सिंबल्स रखे हैं। ये देखो आप क्या क्या बना सकते हैं। आप जैसे कोई सिंबल्स आपको लेना है तो ये सिंबल्स यहाँ से, जैसे बीटा है, पाई है, ठीक है ना, ये सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इक्वेशन में जाते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, आपको बाइनोमियल थ्योरम बनानी है, ठीक है ना, इक्वेशन मतलब एक्सपेंशन सम निकालना है, फोरियर सीरीज निकालनी है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम आपको निकालनी है। तो ये आप डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हैं, तरीके आपके हैं जो आपको चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट, मतलब लास्ट क्या, आज की क्लास का लास्ट है जिसका नाम है डिजाइन। अब डिजाइन में जाएंगे तो ना, जैसे ही टैब का नाम पढ़ा तो हमारे पास ग्रुप का नाम अपने आप निकल के आता है, क्योंकि हमने टैब के अंदर ग्रुप, और ग्रुप का नाम सुनते ही हमें कमांड के बारे में अपने आप हमारा माइंड कहता है कि आखिर ये कमांड कौन कौन सी है। तो उसके लिए हमें पहले ग्रुप के नाम सुनने होंगे। जैसे डिजाइन में जाओगे तो ग्रुप हमें जो मिले हैं, पहला ग्रुप है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, और दूसरा है पेज बैकग्राउंड, यानी दो ही ग्रुप अवेलेबल है। क्या मिलते हैं डिजाइन में सर? दो हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड। अगर आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में जाओगे तो कमांड आपको मिलेगी। कौन कौन सी कमांड है सर? पहली है थीम्स, यानी अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई थीम लेनी है तो कहां से लेंगे सर? डिजाइन में। बाकी आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और कमांड देखेंगे तो आपको उन थीम में कोई कलर चेंज करना है, कोई फॉन्ट चेंज करना है, या कोई इफेक्ट डालना है, तब आप जा सकते हैं। मैंने कमांड आपको पढ़ाई थी होम टैब के अंदर जिसका नाम पैराग्राफ स्पेसिंग है, और बोला था कि पैराग्राफ स्पेसिंग को हम डिजाइन टैब में ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे आप पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग आपको मिल जाएगी। यानी अभी सर पैराग्राफ स्पेसिंग आपने बोला था कि जब आप पैराग्राफ में किन्हीं लाइन को लिखते हैं तो पैराग्राफ स्पेसिंग दो होती है, या तो पैराग्राफ में आप बिफोर यानी पहले स्पेस लगा सकते हैं, या फिर आप आफ्टर लगा सकते हैं। दो ही तरीके हैं स्पेसिंग। लेकिन पैराग्राफ स्पेसिंग में अगर आप टाइप को डिफाइन करेंगे तो मल्टीपल टाइप हमें मिलते हैं।
बस उसके लिए हमें पैराग्राफ स्पेसिंग एक बार क्लिक करना होगा। क्यों? क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे ही मैं पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाऊंगा तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, वो पैराग्राफ स्पेसिंग को डिफाइन करेंगे। ये रहे वो ऑप्शंस। जैसे ही पैराग्राफ स्पेसिंग में क्लिक किया तो पैराग्राफ की हमें कुछ ऑप्शंस नजर आए। उसमें अगर आप देखोगे तो ये नाम से ही आपको याद रखनी है। पहला कॉम्पैक्ट है, टाइड है, ओपन है, रिलैक्स है और डबल है। सर इनका नाम डेफिनेशन सिर्फ इनके नाम और सिंबल्स, दो ही चीजें आपके लिए जरूरी है। यानी ओपन का सिंबल कैसा है, रिलैक्स का सिंबल और डबल का सिंबल, बाकी कस्टमाइज सफिशिएंट है इतना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ती हैं तो हमें पेज कमांड ग्रुप मिलता है। क्या मिलता है? पेज। अब पेज बैकग्राउंड में जाते हैं तो पेज बैकग्राउंड में हमारे पास 3 कमांड है। जस्ट वेट 1 मिनट, ये रही वो 3 कमांड। वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। वैसे तो उम्मीद करता हूं कि इनके नाम से आपको डेफिनेशन माइंड में क्लिक हो रही होगी, फिर भी इनको समझते हैं। पेज कलर समझ में आ रहा है, यानी पेज में कलर डालना है। पेज बॉर्डर आ रहा है, यानी पेज के चारों तरफ कोई बॉर्डर लगाना है। और वाटरमार्क, देखो वाटरमार्क से क्या होता है कि पेज के टेक्स्ट के, जो हम पेज में बॉडी जो टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हम कंटेंट डालते हैं, उसके बिहाइंड, कैसे, उसकी हमें बिहाइंड, ध्यान से सुनना, बिहाइंड कोई टेक्स्ट या फिर कोई इमेज डालनी है। ध्यान से सुनना, दो चीजें। यानी वाटरमार्क से आप बॉडी कंटेंट के बिहाइंड किसी टेक्स्ट या फिर इमेज को इंसर्ट करते हैं। यानी वाटरमार्क के लिए दो शब्द इंपोर्टेंट हो गए, एक तो टेक्स्ट और दूसरा इमेज, यानी दो ही चीजें इंसर्ट। बस ये था सेशन। फिर भी हम वाटरमार्क और पेज कलर, पेज बॉर्डर, इनको थोड़े से और टर्म के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है उसका रेफरेंस लूं तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। जैसे मैं वाटरमार्क मिला, क्या बोला है वाटरमार्क में, आपको जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के पीछे हमें कोई पिक्चर डालनी है, तब आप इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वाटरमार्क में हम जाएंगे तो वाटरमार्क में हमें दो चीजें मिलती, एक तो हमें पिक्चर और दूसरा टेक्स्ट, दो ऑब्जेक्ट हमें नजर आते हैं। ये वो डायलॉग बॉक्स है जो वाटरमार्क में पहला, इसमें कमांड आती नो वाटरमार्क, कोई भी नहीं चाहिए, दूसरा पिक्चर्स और तीसरा टेक्स्ट, दो ही चीजें रहती हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन जब टेस्ट में जाते हैं तो आपको टेस्ट लिखना है, फॉन्ट साइज, कलर, लेआउट। लेआउट दो होती है, एक तो डायगोनल, यानी आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट्स को एज अ डायगोनल ऐसे आप कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, या फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब आप ऐसे कोई टेक्स्ट डाल सकते हो। दो लेआउट होते हैं वाटरमार्क के। अगला है पेज कलर। क्या आता है पेज कलर? ये क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली भी पूछा गया था और इस पर काफी स्टूडेंट डाउट भी बता रहे थे। चलिए, तो पेज का कलर हमेशा, या फिर डिफॉल्ट में बात करूं तो व्हाइट होता है, लेकिन हमेशा व्हाइट नहीं होता। पेज का कलर हमेशा व्हाइट होता है ऐसा नहीं है, लेकिन पेज का कलर डिफॉल्ट व्हाइट होता है, ये हम लोग जानते हैं। पेज का कलर आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेज में कितने कलर डाल सकते हैं सर? ज्यादा से ज्यादा आप दो कलर का
सेट बना सकते हैं। यानी जैसे हम पेज कलर कमांड पर जाते हैं तो हमें पेज में डालने वाले तरीके में पहला ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर्स, यानी ये तीनों चीजें मिलती हैं। यानी जरूरी नहीं है पेज में कलर ही आप डालो, पेज में कोई टेक्सचर से इंसर्ट करा सकते हैं, कोई पैटर्न इंसर्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स डाल सकते हैं एज अ पेज कलर के तौर पर। और पेज कलर आप दो सेट कर सकते हैं, एक सिंगल कलर और दूसरा दो कलर। अब दो कलर लगाएंगे तो फिर आप पोजीशन भी सेट करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए और उनकी सेटिंग स्टाइल भी क्या होनी चाहिए। ये दोनों चीजें हम सेट करा लेते हैं। ये मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन पेज कलर में आपको जो चीजें याद रखनी ये रखनी कि पेज का कलर डिफॉल्ट व्हाइट होता है, बाकी आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। एक कमांड और है कि जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो पेज का कलर हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या है? पेज बॉर्डर का मतलब है कि पेज के चारों तरफ या फिर किसी एक साइड हमें कोई स्पेसिफिक प्लेस पर बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर के तौर पे आप टैग डाल सकते हैं, आप कोई सिंबल्स डाल सकते हैं, कोई शेप्स डाल सकते हैं, चॉइस आपके पास है। यानी पेज बॉर्डर हमारे किसी पैराग्राफ, किसी टेक्स्ट, किसी पेज तीनों के अराउंड लग सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि पेज बॉर्डर हमारा सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के पेज के चारों तरफ ही लगे या पेज के अराउंड लगे। वो किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट के अराउंड भी लगा सकते हैं, किसी पैराग्राफ के अराउंड भी लगा सकते हैं। ये ध्यान जरूर रखना। यानी पेज बॉर्डर में हम पेज के अराउंड मतलब पेज के चारों ओर में लेफ्ट, राइट, सेंटर सब कुछ आ जाता है। वैसे लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप ये चारों आते हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं कि चारों साइड आपको लगानी है। आप एक साइड लगा सकते हैं, आप दो लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं, चारों लगा सकते हैं। अब पेज के चारों तरफ लगा सकते हैं, टेक्स्ट के चारों तरफ लगा सकते हैं और पैराग्राफ के चारों तरफ लगा सकते हैं। यानी हम पेज बॉर्डर में पेज के अराउंड, टेक्स्ट के अराउंड और पैराग्राफ के अराउंड तीनों के अराउंड अगर हमें कोई बॉर्डर लगाना है तब हम पेज बॉर्डर का सिलेक्शन करें। समझ में आया? अब पेज बॉर्डर की सेटिंग में आपको चार चीजें मिलती हैं। यानी आप पेज बॉर्डर में स्टाइल को सेट कर सकते हैं, कलर सेट करा सकते हैं, ब्रेथ सेट कर सकते हैं और आर्ट सेट कर सकते हो। मतलब स्टाइल कि आपको किस प्रकार की बॉर्डर चाहिए, कलर कैसा कलर चाहिए बॉर्डर का, ब्रेथ मतलब उस स्टाइल की ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, और आर्ट कि हमें कोई पर्टिकुलर इमेज डाली तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और ये वो प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स है, ध्यान से देखना, ये वो प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स है। यहां से आप किसी भी पोजीशन को आप मतलब ऐड ऑन कर सकते। जैसे ये पोजीशन अगर आप यहां पर क्लिक कर दिया तो ये पोजीशन पर आपका बॉर्डर लग जाएगा। अभी बॉर्डर लगा है, आप हटा भी सकते हैं। आप जैसे ये बॉटम, ये टॉप है, ये हमारा बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, किसी पोजीशन पर आप सेलेक्ट करके, वैसे तो डिफॉल्ट रूप से चारों साइड लगता है, लेकिन आप किसी साइड हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, अभी मैंने बॉर्डर नहीं लगाया, मैं पेज बॉर्डर में जाता हूँ। सपोज दैट मैंने सिलेक्शन ये वाली लाइन कर दी तो चारों साइड अपने आप ये डिफॉल्ट रूप से चारों साइड आता है, ये डिफॉल्ट रूप से चारों साइड आ लेते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ से मैं किसी भी साइड हटा सकता हूँ। जैसे मुझे ये वाली साइड नहीं चाहिए, मुझे टॉप वाली साइड नहीं चाहिए, मुझे ये दोनों साइड बॉर्डर नहीं चाहिए, और बॉर्डर का कलर में कुछ भी, जैसे मैं कलर रेड ले लेता हूँ, मैंने बॉर्डर का कलर और ब्रेथ मैंने 6 ले ली। मैं जैसे प्लस क्लिक करूंगा तो प्लस क्लिक करते ही आप देखोगे अगर ध्यान से तो पेज का जो बॉर्डर है
वो 2 ही साइड आपको नज़र आ रहा है। एक तो आपका ये नज़र आ रहा है, एक आपका बॉटम। ना तो राइट में है, ना टॉप पर है। ये दोनों साइड बॉर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ से हटा दिया था। ठीक है? बाकी और भी सेटिंग करनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सेटिंग करना चाहते हैं। आप कोई आर्ट ले रहे हो तो कोई आर्ट ले लो, तरीके आपके पास। जैसे ये वाली आर्ट ले ली तो चारों साइड आर्ट लग जाएगी। आप कोई ब्रेथ सेट करनी है आप आर्ट की, तो ब्रेथ भी सेट करो। छोटा करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसा भी करना है। आप लाइन्स ही लेना चाहते हो, सिंपल लाइन ले लो। आपके पास ब्रेथ है, क्या लगानी है, तो ये ब्रेथ आ गई, लाइन्स आ गई। जैसे लगाओगे बस आपका। ठीक है? चलिए, तो सेशन उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा होगा, फिर भी लंबा हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपके बैच में, आपका जो बैच है जो मैं प्रोवाइड किया है, उसमें इस लेक्चर्स के नीचे, अभी लेक्चर हमारा कौन सा था सर? लेक्चर नंबर 25 था। इसी लेक्चर के नीचे आपको एमसीक्यू ऑन, क्या है, एमसीक्यू ऑन। अभी हमने कौन कौन सा टॉपिक किया है सर? इंसर्ट एंड डिज़ाइन टैब दोनों करे हैं। इंसर्ट एंड डिज़ाइन टैब का पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है? एमसीक्यू वाला पीडीएफ भी मैं आपको रिप्रेजेंट करा देता हूँ। ये वाला पीडीएफ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है। लिखा है इंसर्ट एंड डिज़ाइन टैब पर आपके क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप टोटल की बात करो, कितने क्वेश्चंस हैं सर? ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेक करिएगा, इनको हम करेंगे। बाकी दोनों कमांड, दोनों टैब को एक बार और पीडीएफ से आप लोग रीड करना, जहां पर दिक्कत आए, या फिर जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, अभी ये क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कर दिए हैं, इन क्वेश्चंस को करना। ये क्वेश्चन करने पर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हमें प्रैक्टिकल करने की जरूरत है और क्या हमारे डाउट में जा रही हैं। ठीक है? तो 9:30 बजे वाली क्लास उम्मीद शायद ना हो पाए, क्योंकि टाइम हो गया है। मैं देख लूंगा आरती और बता दूंगा। ठीक है? हाँ जी, मॉर्निंग में क्लास है। इस मतलब इनका सॉल्यूशन करेंगे, इन क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है? चलिए, तो फिर मिलते हैं सुबह की क्लास में। बाकी 9:30 बजे के लिए क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेशन लंबा हो गया और उम्मीद नहीं थी कितना हो जाएगा। तो फिर मैं मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। और डाउट ज़रूर पूछना अगले वीडियो में। डाउट नहीं पूछोगे समझ जाऊंगा कि आप